में हम लोग बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की और भी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की। तो आखिर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्यों पूछी जाती है? बिकॉज ये लंबी है, मेन को मतलब इसका डेरिवेशन लंबा है। बाय डिफॉल्ट तो हम जो वेव इक्वेशन निकालते हैं टाइम डिपेंडेंट होती है, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट निकालने के लिए उसमें हमको एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करना होता है, देन वो वैल्यू निकल के आती है। तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कई बार पूछी गई है, चलिए इसको करके देखते हैं। कैसे शुरुआत करेंगे? देखो हमने क्या कहा, आपने ये बताया कि आपके पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जैसे ये पार्टिकल मूव करना शुरू करता है इसका एक वेव फॉर्म हो जाता है, इसकी अपनी वेवलेंथ होती है और इसका अपना एक बिहेवियर होता है, और इसको समझाने के लिए हमें वेव फंक्शन साई का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये होता है कि इस वेव बिहेवियर को समझाने वाला जो वेव फंक्शन है इसको हम और कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस वेव फंक्शन में से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं, या पार्टिकल जिसकी वेव बन गई है उसकी स्पिन की प्रॉपर्टी में, एंगुलर मोमेंटम की प्रॉपर्टी, बहुत सारे ऐसे फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स को हम निकालना चाहते हैं। तो कैसे इसको हम करें, कैसे मतलब हम शुरू कैसे करें, इसकी मैथमेटिक्स कैसे करें? ठीक, हमने मान लिया, हमने समझ लिया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया कि जो डी ब्रॉगली ने कहा था वो सही है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ भी कर दिया कि हाँ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की पार्टिकल एक वेव बिहेवियर शो करता है वो सही है। बट हाउ टू डील दिस मैथमेटिकली, उसके लिए इस श्रोडिंगर इक्वेशन ने एर्विन श्रोडिंगर ने इस श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को डेवलप किया था। तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि द बिहेवियर ऑफ particle in moving state may explain by associated wave behavior and its wave function psi। so आप लिख सकते हो कि the wave equation में written as, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, में written as, the wave equation में written as आप ऐसे लिख सकते हो कि del स्क्वायर psi minus 1 upon v स्क्वायर del 2 psi ओवर del t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन एक लिखी है इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं, और ये न्यूटन के जमाने से मालूम है हमें कि अगर कोई वेव है और उसकी कोई प्रॉपर्टी हमको मालूम है तो हम इस तरह की इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी मतलब है ये वेव फंक्शन psi है। ठीक है, अब हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लो इसको मान लेते हैं कि वन डायमेंशन केस में है। तो फॉर सिंप्लिसिटी लेट मान लिया डेल स्क्वायर इक्विवेलेंट है डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर के। लैप्लासियन ऑपरेटर होता है तो इसमें डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 वाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 वाई बाई डेल जेड स्क्वायर तीनों होते हैं, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए केवल 1D केस माना है कि हमारा जो वेरिएशन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, d2 psi अपॉन dx स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर d2 psi अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये एक सेकेंड ऑर्डर देख रहे हो, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर राइट साइड 0 है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ाया जाता है कि इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं उनका आप सोल्यूशन कैसे लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो द सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन में रिटर्न एज अबव इक्वेशन में रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो साई बराबर सम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल माइनस, या अगर हम प्लस करना चाहें तो एक्सपोनेंशियल आई ए एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरह का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो आपने यहाँ पे एक्स देख रहे हो, यहाँ टाइम के साथ वाला मामला है तो यहाँ टाइम देख रहे हो। यहाँ पर के क्या है, वेयर के इज 2 पाई बाई लेमडा एंड ओमेगा जो है वो 2 पाई न्यू होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, लेमडा उसकी वेवलेंथ है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। तो अगर कोई भी इक्वेशन नंबर 2 जैसी इक्वेशन हमारे पास है तो उसका सोल्यूशन ये होगा। यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये तो एक जनरल से न्यूटन के ज़माने की बात है, हम इसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी वाला कैसे, क्वांटम मैकेनिक्स का रूल कैसे लाएंगे। तो अब हम जरा से इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं तो कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो बाय डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आप क्या जानते हो, हाइपोथेसिस आप जानते हो कि P बराबर होता है h बाई लेमडा। तो ऐसा ना किया जाए कि हम h अपॉन 2 पाई कर दें और 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो आपने 2 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 2 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इससे क्या हुआ, h अपॉन 2 पाई को आपने लिख दिया h क्रॉस और 2 पाई बाई लेमडा को लिख दिया k। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, p बाई h क्रॉस। एक तो ये निकल आई, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक और फार्मूला मालूम है आपको, E बराबर h न्यू, ठीक है, प्लांक का जो क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन का फार्मूला है। तो आप लिख सकते हो E बराबर h अपॉन 2 पाई
और 2 पाई न्यू। यहाँ h अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो h क्रॉस, और 2 पाई न्यू को लिख सकते हो ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा e अपॉन h क्रॉस। इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 5। क्यों कर रहे हैं हम ये जो फेरबदल है वो क्यों कर रहे हैं, जरा इसको समझें। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि एक k है, ठीक है, एक देखा ओमेगा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम k की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें इस जगह पर। अगर इसको उठा करके k की जगह पर रख दिया, और यहाँ हमारे पास ओमेगा है, इसको उठा करके हम इक्वेशन नंबर इस ओमेगा की जगह पर रख दें, तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन नंबर 3 ऐसी हो जाएगी जिसमें k यानी कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात भी आ जाएगी, और ओमेगा की जगह पर E बराबर एच न्यू, जो प्लांक का, जो आइंस्टीन का सजेशन था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, उस पार्टिकल की एनर्जी E बराबर एच न्यू होती है, वो बात भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, सो वी में राइट, मैं माफ़ी चाहूँगा नॉइज़ बहुत है, चूँकि अब मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर बहुत ही अमानुष किस्म के रहते हैं लोग, तो बहुत चिल्लाते हैं, बट आई कांट डू एनी थिंग बिकॉज पड़ोस है मेरा ये ऐसा। तो साई बराबर ए एक्सपोनेंशियल आई, और क्या हो जाएगा, के की जगह पे आप क्या रखोगे, पी अपॉन एच क्रॉस मल्टीप्लाई बाई एक्स, ओमेगा की जगह पर ई बाई एच क्रॉस टाइम टी, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम आई है एच क्रॉस को बाहर निकाल दें तो साई बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि साई बराबर ए एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस, और आपने लिख दिया पी एक्स माइनस ई टाइम टी। तो ये आपके पास अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये एक ऐसी वेव इक्वेशन है, एक ऐसा वेव फंक्शन मिल गया है जिसके अंदर मोमेंटम की जानकारी है, यानी कि वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाली वैल्यू है, ई की भी जानकारी है, यानी कि वो जो आइंस्टीन का जो कॉन्सेप्ट था वेव पार्टिकल की, वेव बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, दोनों चीज़ आ गई। तो इक्वेशन नंबर 6 जो है, अब वो वेव पार्टिकल डुअलिटी मतलब वेव बिहेव लाइक अ पार्टिकल, पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव, इसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है, मतलब सब कुछ इसके अंदर पड़ गया है। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे। अब हम कहेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो आपने डेल साई बाई डेल एक्स कर दिया है। तो देखो ये पूरा टर्म है, तो इसमें हो जाएगा ए, ये तो वैसे हो जाएगा डिफरेंशिएशन आई बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, और फिर आपको करना है डेल बाई डेल एक्स आई बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। यही तो रूल होता है डिफरेंशिएशन करने का, कि पहले तो जो एक्सपोनेंशियल का टर्म होता है उसको वैसे वैसा हो जाएगा, और फिर जो उसका वो आर्गूमेंट वाला पार्ट होता है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरी चीज़ है ये तो फिर से वेव फंक्शन जैसी हो गई, और जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो सिर्फ यही पे ऑपरेट होगा। जो टाइम का फंक्शन है तो x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये 0 दे देगा। तो आपके पास आ जाएगा i टाइम h क्रॉस, और बस केवल p आएगा और दूसरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा i टाइम p बाई एच क्रॉस साई। तो डेल साई बाई डेल x जो है, x के साथ डिफरेंशिएशन जो हो गया वो इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी आ गई। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, तो अगर आप d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो आपने क्या देखा, जब एक बार डिफरेंशिएट हुआ था तो आई पी बाई एच क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था। जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब है आई पी एच क्रॉस फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, वेव फंक्शन वैसे रहेगा। तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर तो -1 पी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर साई। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। डबल डेरिवेटिव हमने कर दिया। क्यों डबल डेरिवेटिव क्यों किया, बात करेंगे अभी इसके बारे में आगे। चलिए, अब जैसे हमने इसको डेरिवेटिव लिया इसका किसके साथ में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, टाइम के साथ भी कर सकते हैं। तो ऑल्सो अगर हम डेल साई बाई डेल टी करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले बात तो a एक्सपोनेंशियल i बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, ये तो रहेगा ही। फिर आप डेल बाई डेल टी करोगे किसका, इस पूरे टर्म का आई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, इसका
आप करोगे तो आपकी बात देखो यहाँ डेरिवेटिव होगा, इस e के साथ t है ना, यहाँ तो x है, वो तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा। तो आपका ये जो पूरा फैक्टर है ये तो आ जाएगा वेव फंक्शन, और यहाँ से आपके पास आई एच क्रॉस होगा, p पे कुछ आएगा नहीं तो जीरो हो जाएगा, माइनस e हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस आई ई बाई एच क्रॉस साई। तो इसको हम अगर लिख दें तो डेल साई बाई डेल टी जो है दैट इज़ माइनस आई ई बाई एच क्रॉस साई। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 8। तो आपके पास ये दो इक्वेशन, इनको बॉक्स में कर लेते हैं ताकि ये सुरक्षित बचे रहें, भाग ना पाएँ, दिखते रहें। इक्वेशन नंबर 7 और 8 हमारे पास हो गए हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। मान लेंगे पूरा सिस्टम जब जहाँ पे हम कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू मान लो मालूम है, तो आप लिख सकते हो कि द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसमें कोई फ्रिक्शन और कोई डिसिपेशन नहीं मान रहे हैं, तो E बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर हम यहाँ m से डिवाइड कर दें और m से मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे m हो जाएगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। तो E बराबर क्या लिखा जा सकता है, E बराबर लिखा जा सकता है p स्क्वायर बाई 2m प्लस आपका पोटेंशियल मान लो v है। या अगर क्या करें, अगर हम इसमें साई से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ साई से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ साई से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 8 है, वहाँ पे ई साई है, यहाँ पर भी ई टाइम साई है, तो बाकी चीज़ें उधर बाईं तरफ भेज दी जाएं। ऐसे ही पी स्क्वायर साई यहाँ पर है। इक्वेशन नंबर 7 को देखना आप, इक्वेशन नंबर 7 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखो पी स्क्वायर साई है ना, यानी कि यहाँ इसका भी यूज कर सकते हो। तो हम यही करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और 8 का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, अगर ई साई की बात करें तो माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई बाई डेल टी बराबर पी स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर साई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें, इक्वेशन नंबर 7 से देखें, तो पी स्क्वायर साई जो हो जाएगा वो जाएगा माइनस एच क्रॉस डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो वही लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस, और यहाँ पर आपके पास 2m तो इसके पास है ही है, ये हो जाएगा डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस v, और साई हो जाएगा साई प्लस v टाइम साई। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ i है, हमें मालूम है कि i स्क्वायर ही -1 होता है। तो इसका मतलब है अगर इस माइनस को हटाएंगे, यहाँ i स्क्वायर लिखेंगे तो ये i से कैंसिल कर देगा। तो आप लिख सकते हो i एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर v टाइम साई। थोड़ा सा इसको और बेहतर बना देते हैं, इसको मतलब ये जो इक्वेशन यहाँ से है, दिस इज़ द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है दिस इज़ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देखो टाइम के टर्म आ रहा है, साफ साफ टाइम का डेरिवेटिव दिख रहा है, पोजीशन का भी डेरिवेटिव है, टाइम का भी डेरिवेटिव दिख रहा है, टाइम डिपेंडेंट है। इसको हम अब हम यहाँ से अगर टाइम डिपेंडेंट पूछा जाए तो यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन हमें तो टाइम इंडिपेंडेंट को ढूंढना है। तो टाइम इंडिपेंडेंट ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको इस पूरी इक्वेशन में हम एनर्जी वाले टर्म को एक बार फिर से वापस से लेकर के आते हैं। अपना जो एनर्जी वाला टर्म है उसको फिर लेके आते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका ये ई टाइम साई भी हो सकता है इस तरह से, और माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर है, v टाइम साई है। अगर इस v को इधर ले जाएं तो e माइनस वी टाइम साई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 2m बाई एच क्रॉस हो जाएगा, माइनस डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी अगर ठीक करें तो डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0। तो इस तरह से बच्चों एक हमारी इक्वेशन आ गई। अब कोई कहे कि अरे यही तो हमारी
श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। यहाँ टाइम तो है नहीं, देखो यहाँ x दिख रहा है केवल, तो यहाँ पर रुको। क्या आपका वेव फंक्शन, क्या ये नहीं माना था कि x और t का फंक्शन है? आपने तो यही माना है ना। देखो ऊपर देखो, इक्वेशन नंबर 6 को देखो, तो इक्वेशन नंबर 6 में आपका जो वेव फंक्शन है उसके अंदर x भी है और t भी है। तो आप खुद ही बताओ, अगर आप ये इक्वेशन ले रहे हो, इस इक्वेशन को लिख रहे हो, ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? ये बच्चा आपकी इक्वेशन हो जाएगी 9। तो जब इक्वेशन नंबर 9 आप लिख रहे हो तो कैसे ये टाइम इंडिपेंडेंट हो सकती है जबकि साई खुद एक टाइम और x का फंक्शन है? तो बेसिकली 9 इक्वेशन जो है, इसका रूप स्वरूप जो है वो कुछ दिख रहा है। किसकी तरह से दिख रहा है? इसका स्वरूप जो है कुछ कुछ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की तरह दिख रहा है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपका वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन अभी भी टाइम का फंक्शन है। तो हमको ऐसा वेव फंक्शन यूज करना है जिसमें कि टाइम ना हो, तब उसको यूज करके जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो इक्वेशन सही मायनों में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को बनाएगी। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 तक तो आ गए। मैं ये दिखाना मुझे इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि कई बार यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे भाई यही इक्वेशन 9 है तो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आगे के जो स्टेप होंगे उनसे आपको नंबर मिलने शुरू होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब आप लिखोगे कि कंसीडर इक्वेशन 6 क्या है? साई बराबर सम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। इस तरह का इक्वेशन है आपका। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते क्या? तो ए एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस पी एक्स ले लो, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टाइम टी ले लो। भाई आपने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। और ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है आई पी एक्स वाला, इसको हम कुछ मान ले फाई। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फाई टाइम एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टाइम टी बाई एच क्रॉस। इस तरह से हमारी इक्वेशन लिख गई। और यहाँ खास बात क्या है? यहाँ खास बात ये है कि आप जो ये फाई मान रहे हो, दिस फाई इज टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट, दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है ए एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस पी टाइम एक्स। ये हमारे साई की वैल्यू है। तो अब हमें अपना श्रोडिंगर इक्वेशन इसके टर्म में लिखना, क्योंकि इसकी जो एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ x है, उसमें t नहीं है। ओके, ये हमको अब समझ में आ रहा है कि हमको ये करना है। तो चलो, अगर हम डेल साई बाई डेल एक्स लिखें तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टाइम टी तो वैसे ही रहेगा। किस पे अप्लाई होगा? डेल फाई बाई डेल एक्स पे होगा। अब आप देखो, अगर डेल फाई बाई डेल एक्स निकालोगे तो कितना होगा? ए एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस पी एक्स तो वैसे ही रहेगा, और फिर डी बाई डी एक्स हो जाएगा आई बाई एच क्रॉस पी एक्स का, तो एक्स डिफ्रेंशिएट होगा तो आपके पास हो जाएगा आई पी बाई एच क्रॉस, और ये जो पूरी वैल्यू है ये आ जाएगी साई, सॉरी फाई आ जाएगा। तो डेल फाई बाई डेल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा आई पी बाई एच क्रॉस फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी मल्टीप्लाई बाई एच क्रॉस। तो ये एक बार डेरिवेटिव लेने का ये मतलब है। इसी तरह से अगर हम एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे, मैं बार बार साई लिख दे रहा हूँ, फाई होगा, ये फाई है, नहीं एक मिनट सही लिखा था, ये वेव फंक्शन साई ही है, ये वेव फंक्शन साई ही है। अगर हम एक बार फिर से इसका x के साथ में डेरिवेटिव ले लेंगे, जिसको हम कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो क्या हुआ? पहली बार डेरिवेटिव लिया तो आपका आई पी टर्म मल्टीप्लाई हो गया था। दो बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? तो आपके पास फार्मूला ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, ये हो जाएगा डी टू फाई बाई डी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस।
देखा, ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर बन जाएगी। घबराना नहीं, बिल्कुल कुछ भी हम कोई हाई फाई चीज़ कर ही नहीं रहे हैं, वही आपके 11वीं क्लास में जो आपने डिफरेंशिएशन के बिल्कुल शुरुआती बेसिक से रूल सीखे थे, खाली उसी को लगा रहे हैं। तो एक बार जैसे आपने डबल डेरिवेटिव याद करो, यही काम किया था, तो हमने एक बार टी भी निकाला था। तो अगर आप टी निकालोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो डेल बाई डेल टी ऑफ फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, ये कर रहे हो। तो फाई वैसे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस भी आ जाएगा, और डेल बाई डेल टी होगा माइनस आई बाई एच क्रॉस टी का। तो ये आ जाएगा, फाई वैसे रहेगा और एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस भी ऐसे रहेगा, और यहाँ से आपके पास जाएगा माइनस आई ई बाई एच क्रॉस, भाई टी के साथ डिफ्रेंशिएट हो गया। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। एक डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पहले वाले यहाँ से मिल गया, और डी साई बाई डी टी आपको इस वैल्यू से मिल गई। तो अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो इक्वेशन नंबर 9 हो ही गई थी, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 10, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 11। अब क्या करें, बड़ा सिंपल सी बात है, ये सारी वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 9 में आपको रख देना। इवन इक्वेशन नंबर 9 में भी ना रखो, क्या करो ना, इस वाले इक्वेशन में रखो, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 8A, क्योंकि इसी से तो आगे हम यहाँ पे आए थे, इक्वेशन नंबर 9 पे आए थे। तो इक्वेशन नंबर 8A में इसकी वैल्यू को उठा करके रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग above values in which equation 8A। तो इक्वेशन नंबर 8A में क्या था, इक्वेशन नंबर 8A में आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी था। तो पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी बराबर माइनस कहाँ गया, एच स्क्वायर बाई 2m एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी टाइम साई। ठीक है ना, ये वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास आ गई है। अब क्या करोगे, यहाँ आई एच क्रॉस लो, अब डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू यही तो है, इसको रख देते हैं, हो जाएगा माइनस आई ई बाई एच क्रॉस, ओके, और ये जाएगा फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई बाई एच क्रॉस टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से देखो माइनस पी स्क्वायर ना रखें, या फिर यही रख देते हैं ना, इतना ही रख देते हैं, यही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई बाई एच क्रॉस टाइम टी डेल टू फाई बाई एक्स स्क्वायर होगा, डेल टू फाई बाई एक्स स्क्वायर, तो डेल टू फाई बाई एक्स स्क्वायर, और ये बंद हो गया ब्रैकेट, प्लस वी टाइम फाई, और जो फाई है वो भी ले सकते हो, वो साई टाइम एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई बाई एच क्रॉस टाइम टी। कुछ बातें यहाँ पर आप ध्यान से देखो। पहली बात तो आपको ये देखना है कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पर भी है, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर भी है, एक्सपोनेंशियल का टर्म यहाँ पर भी है। आप कहोगे सर फाई भी तो है, हाँ यहाँ फाई मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ जो फाई है वो ऑपरेटर में है, तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ फाई फिर मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप फाई कैंसिल करना चाहोगे तो यहाँ से करोगे, लेकिन यहाँ आपको फिर यह बाहर नहीं मिलेगा, तो उसको फाई को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, अपने पास रखते हैं, भाई यूज करेंगे इसको हम आगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आप देखो एच क्रॉस इससे कैंसिल हो गया, आई मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा -1, और पहले से एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो पहले बचेगा ई, यहाँ से फाई आ गया, ये एक्सपोनेंशियल यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, तो कॉमन होकर के कट जाएगा, ई फाई हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ से आ गया डी टू फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी टाइम फाई। अब याद रखो ये जो फाई है ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि ये पूरी तरह से टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा ई माइनस
मल्टीप्लाई माइनस 2m del 2 phi बाई डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी फाई बराबर डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर ले जाएं एक तरफ तो डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर e minus v phi is equal to 0. Now this is the correct time independent equation. This is the correct Schrodinger time independent equation. ये असली, और इसका जो रूप है, इसका जो प्रकार है वो बिल्कुल हमारे इक्वेशन नंबर कौन सा है, इक्वेशन नंबर 9 ये जो था इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है। देखो यहाँ बस खाली अंतर क्या, यहाँ जो फाई था उसके अंदर पोजीशन का भी टर्म था, टाइम का भी टर्म था, तो इसीलिए इक्वेशन 9 पूरी तरह से टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। लेकिन अब जो ये इक्वेशन नंबर 12 मैं कहूँगा, इक्वेशन नंबर 12 जो बनी है ये पूरी तरह से टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर में भी x है और हमारे वेव फंक्शन में भी केवल x है, t नहीं है। तो इस तरह से ये एक हमारी इक्वेशन नंबर 12 जो है ये एक पूरी तरह से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, और ये पूछी जाती है आपसे। तो आप देख रहे हो ये लंबा डेरिवेशन है। अगर इक्वेशन नंबर 9 पर रुक जाओगे तो फिर आप टीचर की दया पर हो गए कि भाई वो चाहें तो आपके आंसर को आगे बढ़ा दें, मान करके कि वेव फंक्शन को सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट मान ले रहे होगे, समथिंग लाइक दैट। तो चलो फिर ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के दोनों क्वेश्चन हो गए। कॉम्पटेंट वाला पार्ट हो गया, तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया आपको, और ये हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेक्शन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।